नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बेटा बहू फोन पर कर रहे थे बात। माँ ने चुपके से सुन ली ऐसी बातें। फिर माँ ने उठाया ऐसा कदम कि बेटा बहू के होश उड़ गए। मुझे बहुत अचंभा हुआ। मैंने दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा। मैं जल्दी से मम्मी के पास गई। मैं मम्मी को धीरे धीरे बाहर लेकर आई। पड़ोसनें भी बाहर मिल गईं। जो हमने देखा, हम सब की आंखें भीग गईं। माधवी जी एक गांव में रहती हैं। उनके एक बेटी थी जो जन्म के 1.5 साल बाद चेचक की बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। 2 साल बाद एक लड़के का जन्म हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था। माता पिता दोनों अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। पिंटू भी अपने माँ बाबा से बहुत प्यार करता था। पिंटू के बाबा एक दिन बाजार गए थे घर का कुछ सामान लेने के लिए। सामान लेकर वो अपने घर आ रहे थे कि पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही पिंटू के बाबा उछलकर गिर गए और उनके सर में चोट लग गई। रोड पर लोगों का जमावड़ा लग गया। किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उनके फोन से नंबर निकालकर पिंटू के घर फोन किया। माधवी जी पिंटू को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच गईं। 2 दिन तक पिंटू के बाबा भर्ती रहे, लेकिन सर में चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। माधवी जी को अब पिंटू की देखभाल अकेले ही करनी पड़ रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। माधवी जी हमेशा जब भी शादी की बात करती थीं, तब उन्हें डर लगता था। माधवी जी को लगता था कि उसकी पत्नी पता नहीं कैसी आएगी और माँ और बेटे को अलग ना कर दे। लेकिन अब पिंटू अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था, क्योंकि उसको श्रेया मिली। श्रेया उसकी माँ से बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थीं। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा ही बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। लेकिन ये सब माधवी जी बैठी बैठी सोच रही थीं। पिंटू एक ही लड़का था। पिंटू के पिताजी अब नहीं हैं। पिंटू की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण माँ बेटा मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहे थे। एक दिन पिंटू के लिए रिश्ता आया। माधवी जी को लड़की पसंद आ गई थी। पिंटू की शादी हो गई। बहू बहुत ही सुंदर थी। नई नई शादी थी तो सास बहू में बहुत अच्छी बनती है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले रिश्तेदार में भी होने लगी। इनकी मिसालें दी जाने लगी। लेकिन पिंटू को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। शायद दुनिया वालों की नजर लग गई थी सास और बहू की इस जोड़ी को। एक दिन अचानक माधवी जी जोर से चिल्लाकर कमरे से बहू को बाहर बुलाती हैं। श्रेया डरी हुई बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ माँ? श्रेया ने डरी आवाज में कहा। माधवी जी बोलती हैं कि अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। माधवी जी श्रेया को सुनाती रहीं। शाम को पिंटू भी आ गया। पिंटू के घर में घुसते ही माधवी जी ने पिंटू से कहा, श्रेया को समझा ले, वो हर बात में मुझसे जिद करती है। जितने में बहू भी कमरे से आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माधवी जी कहती हैं, तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। बहू कहती, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? माधवी जी बोलती हैं कि तूने अच्छे बनने का नाटक कर लिया। अब तू अपना यह नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। माधवी जी कहती हैं, पिंटू तू मुझे गांव छोड़ा। मेरा अब यहाँ मन नहीं लग रहा और मुझसे अब यह बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। पिंटू कहता है, माँ आपको क्या हो गया है? आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पिंटू बोलता है, वहाँ कौन है और वहाँ क्या करोगी? माँ कहती है,
वहां मेरा भाई और भाभी हैं, मैं उनके पास रह लूंगी, उनके साथ काम में हाथ बटा दूंगी, लेकिन अब इसके साथ नहीं रहूंगी। अब मैं बची हुई जिंदगी वहीं गुजारूंगी। श्रेया बोलती है, माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे होते हुए आप वहां क्यों रहोगी? हमसे कुछ गलती हो गई है तो बताइए। माधवी जी बोलती हैं, तू तो मुझसे बात मत कर। तेरी माँ मैं नहीं हूँ। तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया, पर तुझे मैं कुछ सिखा नहीं पाई। श्रेया को थोड़ा बुरा लगा। माँ जी, आप क्या कुछ भी बोल रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है। पिंटू बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ जाती है, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। माधवी जी की बात सुनकर पिंटू श्रेया पर गुस्सा करने लगा। तूने मेरी माँ से क्या कहा है? श्रेया रोने लगी। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। पिंटू बहुत गुस्से में था। पिंटू को अब कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन माँ की जिद पर अड़ी रही तो पिंटू को उनकी बात माननी पड़ती है और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ा। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी श्रेया से बात करता है और उससे पूछता है कि तुमने उन्हें क्या कहा जो माँ इतनी बिगड़ गई और वो मुझे छोड़कर चली गई। श्रेया कहती है, आप मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं कहा। श्रेया बोलती है, इस उम्र में अक्सर यह होता है कि वह चिड़चिड़ापन आ जाता है। 2-4 दिन मम्मी को रहने दो, वैसे तो वो कभी जाती नहीं है। वहां घूमेंगे फिरेंगी तो उनको अच्छा लगेगा। हम 4-5 दिन बाद मम्मी को वापस ले आएंगे। आप चिंता मत करो। जितना प्यार आप करते हो मैं उतना तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अपनी माँ के जैसे उनकी फिक्र जरूर करती हूँ। 4-5 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। श्रेया को देखते ही माँ फिर से चिढ़ जाती हैं और कहती हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? तू यहाँ क्यों आई है? मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं मर जाऊं तब भी तुम मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। श्रेया को यह सुनकर जोर से रोना आता है। वो रोते हुए कहती है कि आप यह क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज हो गईं? माधवी जी वहां से उठकर कमरे में चली जाती हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं। वो बहुत गुस्से में होती हैं और कहती हैं, इसको यहाँ से ले जा। मामी जी भी उन्हें समझाती हैं, लेकिन वो नहीं मानती। मामी जी कहती हैं कि बात क्या है वो तो बताओ, अगर बात नहीं बताओगी तो पता कैसे चलेगा? लेकिन माधवी जी कुछ नहीं बोलती। बेटा और बहू वापस अपने घर आ जाते हैं। श्रेया अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। पिंटू भी कुछ समझ नहीं पाता है। माधवी जी को गए अब 10 दिन हो गए। इतने दिन तक उनसे दूर रहना बेटा रहा न बेटी बहू। पिंटू से श्रेया फिर से गांव जाने को कहती है और कहती है, जैसा मैं बोलूं वैसा ही वहां जाकर कहना। पिंटू जाता है और माँ को कहता है, माँ तुम्हारी बहू किचन में फिसलकर गिर गई है और 3 दिन से न चल पा रही है और ना ही कुछ काम कर पा रही है, बस तुम्हें ही याद कर रही है। माधवी जी एकदम से बोलती हैं, क्या 3 दिन और तू अब बता रहा है? वो फटाफट तैयार होकर पिंटू के साथ वापस आती हैं। साथ में मामा जी और मामी जी भी आते हैं। माधवी जी घर पहुंचकर जोर से आवाज देती हैं, आती हूँ। दरवाजे के अंदर से आवाज आती है। श्रेया ने दरवाजा खोला तो माधवी जी ने सबसे पहले पैर देखा। बहू कहाँ लगी है तेरे? मैंने कितनी बार बोला है देखकर काम किया कर, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तेरा। यह सुनते ही बहू सास के गले लग जाती है और रोने लगती है। माधवी जी से मिलकर बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती हैं तो वहां क्यों बैठी हैं 10 दिन से?
माधवी जी कहती है, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया है। हाँ, पर पहले यह बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थीं? आपको मेरी कसम। माधवी जी कहती हैं, बेटा उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और पिंटू की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम बच्चे नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाएंगे। अभी बहुत जिम्मेदारी है। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई। मेरी वजह से तुम न जाने कितनी चीजों से समझौता कर रहे हैं। मेरी वजह से दुखी हो गए, इसलिए मैंने यह सब किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी जिंदगी और अपने सपने और अपने बच्चों को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितने दिन रहूंगी? मैं भी तो अपने पोते पोती के साथ रहना चाहती हूँ। मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ। श्रेया और पिंटू दोनों भी माँ जी की बातें सुनकर रोने लगे। श्रेया बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसा करेंगी तो हम कभी अपना बच्चा नहीं करेंगे। पिंटू कहता है, माँ अब तुम भी यही रहोगी और दादी भी बनोगी। ये बात तुम पहले ही बता देती, इतना सब नाटक क्यों किया? माधवी जी और बेटा बहू जोर जोर से हंसने लगे। हम साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर माधवी जी वहीं अपने बेटा और बहू के साथ रहने लगी। पिंटू और श्रेया उनका ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे पिंटू के काम में तरक्की हो रही है। अब माधवी जी की दादी बनने की तमन्ना भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। प्रेम हो तो सब मुश्किलों का हल निकल जाता है। 1.5 साल बाद हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया। माधवी जी बहुत खुश थीं। बच्ची को बहुत प्यार करती थीं। श्रेया अपना घर का काम खत्म करती, तब तक माधवी जी बच्ची को नहलाने का काम खत्म कर देती थीं। जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। समय बीतता गया। श्रेया सुबह को जल्दी उठती थी क्योंकि खुशी अब स्कूल जाने लगी थी। सबका नाश्ता, लंच तैयार करने के बाद घर की साफ सफाई और फिर दोपहर का खाना, सब कुछ श्रेया को ही करना पड़ता था। माधवी जी अब बूढ़ी हो चुकी थी। श्रेया को नौकर के हाथ का काम पसंद नहीं था। पिंटू ने बहुत बार बोला, किसी को रख लो अपनी मदद के लिए, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया। आज भी दोपहर के सारे कामों से फारिग होकर खुशी को तैयार कर ही रही थी कि एक आवाज जो किसी बुजुर्ग की मुझे सुनाई दी। माधवी जी ने कहा, देखना दरवाजे से किसकी आवाज आ रही है। मैं बाहर आकर उन्हें देखने लगी। वो बाजू वाली पड़ोसन से कुछ पैसे मांग रहे थे। उनकी करुणा में पुकार, आंखों में दिखती सच्चाई और सबसे ज्यादा उनका स्वाभिमान मुझे न जाने क्यों अपनी तरफ खींच रहा था। दिल उन पर पूरी तरह यकीन करना चाहता था, पर आजू बाजू खड़े लोग मेरा मजाक न बनाए सोचकर कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। मैं वहां की बहू थी, इसलिए बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ता था। कब कोई क्या इल्जाम लगा दे कुछ पता नहीं। फिर मैंने हिम्मत करके मैंने अपने घर के बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठने को कहा। कुछ खाने पीने को दिया। फिर पूछा, और कुछ चाहिए क्या? वो बोले, 10, 20, 50 रुपए की मदद कर दे। मैंने मम्मी से आकर कहा कि वो कुछ पैसे मांग रहे हैं। मम्मी ने उन बुजुर्ग बाबा को 200 रुपए दे दिए। उन्होंने वापस करने की बात भी कही, जिसे हमने नकार दिया। और सच कहें तो भरोसा भी नहीं था कि कोई लिया हुआ पैसा लौटाता भी है क्या। आज जरूरत है तो मांग रहे हैं, कल आप कौन हम कौन। दूसरी दोपहरी उन्हीं की आवाज सुनाई पड़ी। मुझे बहुत अचंभा हुआ। मैंने दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा। मैं जल्दी से मम्मी के पास गई। मैं मम्मी को धीरे धीरे बाहर लेकर आई।
पड़ोसनें भी बाहर ही मिल गईं। जो हमने पहले देखा, हम सबकी आंखें भीग गईं। वो बाबा अपने कपड़ों पर छोटी छोटी चिमटी, रिबन, कंघी, बालों में लगाने के फुंदने, चाय की छन्नी, बर्तन मांजने का कूंचा, काला डोरा लटकाए बच्चों जैसी भोली सी हंसी हंसते हुए खड़े हैं। कितने अपने और सच्चे लगे बाबा। हाथ पकड़कर मैंने बिठा लिया। हंसते हुए पूछा, दुकान खुल गई बाबा? वो टूटे दांत दिखाकर हंसते हुए बोले, यहीं से शुभ शुरुआत करूंगा। माधवी जी बोली, बिल्कुल बाबा। श्रेया ने 2-4 चीजें खरीदी और पड़ोसियों ने भी 1-2 सामान खरीद लिए। किसी ने मोल भाव ना किया। बाबा को पैसे दिए। वो 200 रुपए उधारी के लौटाने लगे। बोले, ऐसे धीरे धीरे वापस कर दूंगा। जिसे हमने अस्वीकार कर दिया। हमने बाबा को आते जाते रहने को कहा, जिसे वो मान गए। हर इंसान लालची नहीं होता, पर हम सभी पर एक सा ठप्पा लगाकर एक सी नजर से देखने लगते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो आत्मसम्मान और मेहनत करके जीना चाहते हैं। उन्हें सहयोग जरूर दें। छोटा सा हमारा दिया गया साथ उनके स्वाभिमान को आहत नहीं होने देगा, क्योंकि वो सहयोग चाहते हैं, भीख नहीं। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी के आगे हाथ न फैलाकर कुछ मेहनत करके एक वक्त की रोटी खाते हैं, और ऐसे लोगों को देखकर दिल खुश हो जाता है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।